जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम लोग अपने नए सिलेबस को पढ़ना शुरू करते हैं और आज से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का फिजिक्स। और इसमें हम लोगों का पहली यूनिट है स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और हम लोगों का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विद्युत की या वैद्युत होती क्या है। वैद्युत या वैद्युतिकी या इसको विद्युत्की भी कह सकते हैं। विद्युत्की अर्थात इलेक्ट्रिसिटी। वैद्युत या वैद्युत्की या विद्युत्की क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो यह भौतिक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेशित अथवा वैद्युतमय वस्तुओं से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो विद्युत क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विद्युतमय वस्तुओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं और परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जो वैद्युतिकी है इसको दो ब्रांच में हम लोग बांटे हैं। एक को बोलते हैं स्थिर विद्युत्की और दूसरे को हम लोग बोलते हैं विद्युत गतिकी बोलते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये बोलते हैं हम लोग। तो स्थिर विद्युत्की होती क्या है? तो यह वैद्युत्की की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग आवेश की स्थिर अवस्था में होने वाले प्रभावों और घटनाओं का अध्ययन करते हैं। स्थिर विद्युत्की क्या है? तो यह विद्युत्की की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आवेश की स्थिर अवस्था में होने वाले प्रभावों और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विद्युत गतिकी क्या है? तो यह वैद्युत्की की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आवेश की गति की अवस्था में होने वाले प्रभावों और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अर्थात स्थिर विद्युत्की में हम आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं लेकिन आवेश स्थिर रहेगा तब। विद्युत गतिकी में हम लोग आवेश से संबंधित गुणों का अध्ययन करते हैं लेकिन जब आवेश गति में रहेगा तब। तो वैद्युत्की की दो ब्रांचेज हैं, एक स्थिर विद्युत्की और एक विद्युत गतिकी। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये हम लोगों का रहा परिचय। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत्की, जो कि हमारी यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत्की। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत गतिकी, लेकिन पहले हम लोग कुछ चैप्टरों में पढ़ेंगे स्थिर विद्युत्की। तो जो आपका पहला चैप्टर लिया गया है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम, यह स्थिर विद्युत्की का चैप्टर है। तो हम लोग
अब पढ़ेंगे स्थिर विद्युत की, और इसमें पहला चैप्टर हम लोगों का है विद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझ लेते हैं परावैद्युत क्या होता है। परावैद्युत, परावैद्युत या विद्युत रोधी पदार्थ भी इन्हें कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर भी इन्हें बोलते हैं, इंसुलेटर। तो डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर क्या होते हैं? डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक या इंसुलेटर क्या होते हैं? परावैद्युत या वैद्युत रोधी पदार्थ हम लोग कहते किसे हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। तो वैद्युत रोधी पदार्थ आप जानते ही हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, ये सब वैद्युत रोधी पदार्थ है। तो वैद्युत रोधी पदार्थों को ही हम लोग परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको घर्षण द्वारा हम आवेशित कर सकते हैं, अर्थात जिन पर हम घर्षण करते हैं तो वे जो पदार्थ है वे आवेशित हो जाते हैं। इस तरह के पदार्थों को हम लोग परावैद्युत या वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। तो परावैद्युत या वैद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनको घर्षण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है उन्हें हम लोग परावैद्युत या वैद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, प्लास्टिक, कांच हो गया, शीशा, कांच, कांच हो गया, एबोनाइट हो गया, एबोनाइट, रेशमी कपड़ा हो गया, रेशमी कपड़ा हो गया, रेशमी कपड़ा। तो ये जो वस्तुएं हैं ये आपके परावैद्युत कहे जाते हैं। मोम हो गया, ये सब परावैद्युत पदार्थ हो गए। तो परावैद्युत या वैद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनको हम लोग घर्षण के द्वारा आवेशित कर सकते हैं उन्हें हम लोग परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच, एबोनाइट, रेशमी कपड़ा, मोम। जैसे आप यदि ये प्लास्टिक का मार्कर है, आप इसे बालों पर रगड़ेंगे और इस मार्कर को कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लेकर जाएंगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े चिपकने लगेंगे, चाहे बाल भी चिपकने लगेगा। तो यह प्लास्टिक जो है घर्षण करने के कारण यह वैद्युतमय हो गया है, इस पर आवेश आ गया है। तो यह प्लास्टिक आपका क्या है? परावैद्युत कहा जाएगा या वैद्युत रोधी कहा जाएगा। तो वैद्युत रोधी या परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको घर्षण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े परावैद्युत या वैद्युत रोधी। जब भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो वे वैद्युतमय हो जाते हैं और वे छोटे छोटे कागज के टुकड़े, तिन के, भूसे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं अभी बताया था, यदि आप बालों में कंघा करेंगे या पेन या मार्कर को रगड़ेंगे तो मार्कर में यह गुण आ जाएगा कि यह कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लगेगा या बाल को आकर्षित करने लगेगा, और बाल में भी ऐसा गुण आ जाएगा और वह बाल भी मार्कर की तरफ या पेन की तरफ आकर्षित होने लगेगा।
ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कांच की छड़ है। ये हमारे पास एक क्या है? कांच की छड़ है। हमारे पास ये कांच की छड़ है, कांच की छड़। अब इस छड़ को हमने रेशमी कपड़े से रगड़ दिया। ये मान लीजिए है हमारा रेशमी कपड़ा है, ये रेशमी कपड़ा। यदि हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़ा से रगड़ेंगे और इन्हें एक दूसरे के पास रखें, हम एक दूसरे के पास रखें, ये रेशमी कपड़ा है और ये कांच की छड़ है। ये हमारा कांच की छड़ है और ये हमारा रेशमी कपड़ा है, रेशमी कपड़ा। जब इन दोनों को हम पास लाएंगे तो इनके बीच आकर्षण बल काम करने लगेगा, आकर्षण होगा, आकर्षण बल काम करेगा। तो जब किसी कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़कर इन दोनों को पास लाया जाता है, पास लटकाया जाता है, तो कांच की छड़ और रेशमी कपड़े एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, अर्थात इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इसी तरह से हम एक और काम करते हैं। एक और कांच की छड़ हम लोग लेते हैं, एक और कांच की छड़ लेते हैं और इसको हम लोग, ये भी मैंने कांच की छड़ लिया, कांच की छड़ लिया और इसको रेशमी कपड़े से रगड़ा, रेशमी कपड़े से रगड़ा, रेशमी कपड़े से रगड़ा। ये रेशमी कपड़ा है और रगड़ने के बाद इन दोनों कांच की छड़ को एक जगह लाया, दोनों कांच की छड़ को हमने एक जगह लाया। तो जब दोनों कांच की छड़ को हमने एक जगह लाया दोनों कांच की छड़ को हम एक जगह लाएंगे तो हम ये निरीक्षण करेंगे कि दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से क्या हो रही हैं? दूर भाग रही हैं। और यहां पर कांच की छड़ और रेशमी कपड़ा एक दूसरे के पास आ रही हैं। तो यहां पर दोनों कांच की छड़ों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दोनों कांच की छड़ में प्रतिकर्षण बल लग रहा है। ये कांच की छड़ है, कांच की छड़, ये भी कांच की छड़ है। तो ये एक कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ने के बाद कांच की छड़ को जब रेशमी कपड़े के पास लाया जाता है तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। अब यदि दूसरी कांच की छड़ को हम रेशमी कपड़े से रगड़कर पहली कांच के छड़ के पास लाएं तो दोनों छड़ जो हैं एक दूसरे से दूर हटती हैं, अर्थात अब दोनों छड़ों के बीच प्रतिकर्षण बल काम करने लगा। यहां पर आकर्षण बल काम कर रहा था और यहां पर क्या काम करने लगा? प्रतिकर्षण बल काम करने लगा। वस्तुएं जो आवेशित होती हैं, जो वैद्युतमय होती हैं, वह आवेश के कारण होती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से, इस प्रयोग से हमें यह पता चल रहा है कि आवेश दो प्रकार का होता है। एक ऐसा आवेश जो कांच की छड़ पर उत्पन्न हुआ है, एक यह एक प्रकार का आवेश है, और एक वह आवेश है जो रेशमी कपड़े या सिल्क पर उत्पन्न हुआ है।
तो यहां से हमें आभास मिल रहा है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसके बारे में हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। अब एक और हम लोग प्रयोग करते हैं। एक और हम लोग प्रयोग करते हैं। हम लोग कांच की छड़ लेते हैं। हम लोगों ने ये कांच की छड़ लिया। कांच की छड़ लिया। ये कांच की छड़ लिया हम लोगों ने। कांच की छड़ हम लोगों ने लिया। ये भी कांच की छड़ है और ये भी कांच की छड़ है। कांच की छड़। और इसको हमने रेशमी कपड़े से रगड़ा। रेशमी कपड़े। मैंने कांच की छड़ लिया और इसको मैंने रेशमी कपड़े से रगड़ा, तो इस छड़ पर धन आवेश आ जाता है। धन आवेश आ जाता है। इन छड़ों पर क्या आ जाता है? धन आवेश। और रेशमी कपड़े पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। जैसा कि उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एबोनाइट की छड़ लेते हैं। अब यहां पर हम लोग छड़ लेते हैं, एबोनाइट की छड़ लेते हैं। एबोनाइट, यह छड़ लिया हमने एबोनाइट की छड़, या आबनूस की छड़ लिया हमने। आबनूस की छड़। एबोनाइट की छड़ लिया या आबनूस की छड़ लिया, और इसको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा। ये एबोनाइट की छड़ है और इनको हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा। बिल्ली की खाल। तो इस एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब यदि हम रेशमी कपड़े से रगड़े कांच की छड़ को यहां पर और यहां पर, ये हमने छड़ लिया है जिसको रगड़ा गया है रेशमी कपड़े से। ये कांच की छड़ है। कांच की छड़। कांच की छड़ है जो कि धनावेशित हो गई है। और यहां पर एबोनाइट की छड़ है। यहां पर एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट की छड़ है और यह एबोनाइट की छड़ है, इस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया है। जब इन दोनों छड़ों को हम पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इससे ये पता चलता है कि रेशमी कपड़े से जब कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो अलग प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एक अलग प्रकार का आवेश होता है। अर्थात आवेश दो प्रकार का होता है, और इन आवेशों को फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने धन आवेश और ऋण आवेश का नाम दिया। रेशमी कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ने पर जो कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है उसको फ्रैंकलिन ने धन आवेश का नाम दिया, और बिल्ली की खाल से एबोनाइट या आबनूस की छड़ को रगड़ने पर जो एबोनाइट की छड़ पर आवेश उत्पन्न होता है उसको वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने ऋण आवेश का नाम दिया।